हेलो एवरीवन, फिर से आपका एक बार जीडीसी के नर्सिंग ऑन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और कंटिन्यूस मेहनत कर रहे होंगे। नॉर्सेट, आरआरबी, रेलवे, पीजीआई, संगरूर, जो भी एग्ज़ाम आप लोगों ने एग्ज़ाम का टारगेट बना रखा है, उस टारगेट के लिए आप लोग रात दिन एक मेहनत कर रहे होंगे। इसके अलावा कंटिन्यूस मेरे बताए अनुसार कंटिन्यूस लगातार रिवीजन कर रहे होंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। लगातार मेहनत के साथ साथ अपने को जो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको पता है, बिना क्वेश्चन सोल्व के, बिना टेस्ट सीरीज के अपने को किसी प्रकार का कोई आइडिया नहीं लगेगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए जो मेरे पढ़ाए हुए जो लास्ट 2 टॉपिक थे वीकली टेस्ट, उसका आज कल आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से दिया होगा और उसका आज अपन सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट सैटरडे आपने जो टेस्ट अपलोड हुआ है फिटल सर्कुलेशन और नियोनेटल रिसक्सिटेशन का 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज, जो सबसे बेस्ट क्लिनिकल जो उसमें से जो मिडिल टू मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन थे, जो आप लोगों को नॉर्सेट के अंदर मिलेंगे, आरआरबी के अंदर मिलेंगे, पीजीआई के अंदर मिलेंगे और भी जो दूसरे एग्जाम है उन सब के अंदर मिलेंगे। तो उस टेस्ट का आपका क्या स्कोर रहा और आपका जो आंसर गया है वो गलत क्यों गया है, उसका आज आपको क्लियर रेशनल मिलेगा। ठीक है, आज अपन डिस्कशन करेंगे वही जो वीकली टेस्ट जो हुआ आप लोगों का, उन्हीं 50 क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है द न्यूनेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्टेप इन द नियोनेटल रिसक्सिटेशन। नियोनेटल रिसक्सिटेशन, जैसा कि आपको टॉपिक पता है, नियोनेटल रिसक्सिटेशन और फिटल सर्कुलेशन, इन्हीं दोनों टॉपिक का जो वीकली टेस्ट हुआ था उसी के टॉप 50 क्यू एमसीक्यूज जो बहुत यूँ रिलायबल है कि जैसे कि अपने नेक्स्ट एग्जाम में आप देख सकते हो, तो उन्हीं को अपन डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन कि मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप है नियोनेटल रिसक्सिटेशन में, जो आप लोगों ने वीडियो में पढ़ा होगा, आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट रहा होगा? ऑप्शन ए चेस्ट कंप्रेशन करना, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी वेंटिलेशन विद द बैग एंड मास्क, ऑप्शन डी सक्शनिंग। देखिए आप लोगों ने इसका पता नहीं आंसर क्या दिया होगा, लेकिन इसका एक्यूरेट जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यस, सी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव जो स्टेप है नियोनेटल रिसक्सिटेशन की वो है ऑप्शन सी। क्यों? देखिए ये अपन पढ़ रहे हैं नियोनेटल रिसक्सिटेशन। मैंने आपको जिस दिन वीडियो के अंदर बताया था कि जो अडल्ट का जो सीपीआर करते हैं अपन, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है किससे? नियोनेट से। नियोनेट का मतलब जो जस्ट अभी बर्थ हुआ है, बर्थ होने के बाद में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चे को आती है 2 चीज़ों में आती है, एक तो टेम्परेचर मेंटेन करने में, दूसरा ब्रीथिंग इनिशिएट करने में। जब तक ब्रीथिंग इनिशिएट नहीं करेगा, लंग्स फूलेंगे नहीं, जब तक वो ऑक्सीजन का जो अपना लेवल है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो सबसे बेस्ट जो अपने को उसको ये करना है कि स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट करने के साथ साथ अपने को उसको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करना है, ताकि बच्चा जो है वो खुद से रेस्पिरेशन चालू करे। रेस्पिरेशन जैसे लंग इन्फ्लेट करेंगे, ऑटोमेटिकली जो शंट वगैरह जो भी है, जैसे जो मैंने आपको बताया था वीएसडी वगैरह है, पेटेंट डक्टर आर्टरीसिस वगैरह, और जो प्रेशर चेंजेस मैंने बताए थे वो सारे चेंजेस एकदम से सडन होने लग जाएंगे, तो बच्चा आराम से सर्वाइव कर जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की अगर बात की जाए तो चेस्ट कंप्रेशन नहीं जाएगा इसका आंसर, आप लोगों ने गलत दिया है। ठीक है, इसका आंसर जाएगा वेंटिलेशन एंड बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नियोनेटल रिसक्सिटेशन शुड बी स्टार्टेड इफ द हार्ट रेट कितनी होती है जब आपने नियोनेटल रिसक्सिटेशन स्टार्ट करना है? यस, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताया होगा और बहुत क्लियर स्टेप्स में बताया होगा कि हार्ट रेट अगर अपन जो सबसे पहले मेजर करते हैं, वो अगर हार्ट रेट जो अपन मेजर करते हैं लेस देन 100 हो तो क्या करते हैं, सॉरी मोर देन 100 हो तो क्या करते हैं, लेस देन 100 हो तो क्या करते हैं, और लेस देन 60 हो तो क्या करते हैं? देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था लेस देन 100 हो तो अपन क्या कुछ नहीं करते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सपोर्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं, और बस उसकी जो जेंटल केयर है, प्लस इसके अलावा जेंटल केयर जो नॉर्मल केयर है वो करनी है अपने को बच्चे की। लेस देन 100 हो तो अपने को क्या करना है, बच्चे का सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर स्टार्ट करने का मतलब अपन को डायरेक्ट ये नहीं है कि अपन ने पकड़ के बच्चे की छाती दबाना चालू कर दिया, जैसे एडीआर वगैरह ने ये दे दी, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको उस दिन बताया था नियोनेटल रिसक्सिटेशन के अंदर कि जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो लेने हैं। वो कब लेने हैं? जब बच्चे का हार्ट रेट बिलो 100 हो। बिलो 100 अगर बच्चे का हार्ट रेट आता है तो उसके अंदर इनिशियल स्टेप्स आते थे PSSR करके, P फॉर पोजिशन, S फॉर स्टिमुलेशन, S फॉर सक्शन,
देन रिपोजिशन, ये सारे जो इनिशियल स्टेप्स है ये लेने थे। तो ये CPR का ही पार्ट है, समझ में आई। उसके बाद अपन रीअसेस करेंगे, फिर वापस देखेंगे हार्ट रेट कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। अगर लेस देन 100, अगर लेस देन 60 हो तो अपन डायरेक्ट चेस्ट कंप्रेशन वाला जो है स्टेप चालू करते हैं। समझ में आ गई। तो लेस देन 100 के ऊपर अपने को एकदम से CPR को क्या करना है, स्टार्ट करना है। समझ में आ गई। यहाँ से अपने को PSSR करके एक मैंने आपको इनिशियल स्टेप बताए थे वो लेने हैं। तो इसका करेक्ट और बेस्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेस्ट कंप्रेशन इन द न्यूनेट्स आर स्टार्टेड व्हेन द हार्ट रेट इज, यस, अभी जो अपन ने लास्ट डिस्कशन किया था, चेस्ट कंप्रेशन कब चालू करना है, जब बच्चे का हार्ट रेट लेस देन 60 हो। कितना, लेस देन 60, यस, लेस देन 60। तो अपने को क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन और उसका वो चालू कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 4, रेशो ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन द न्यूनेट, यस, न्यूनेट के अंदर जो रेशो पूछा है चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का कितना रेशो रहता है, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था 3:1 या फिर 90:30। जब दोनों ही ऑप्शन में हो तो प्रायोरिटी 3:1 के साथ जाना है। ये मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था। तो इसका जो बेस्ट आंसर जाएगा वो 3:1। इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 5, द रिकमेंडेड डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन द न्यूनेट के अंदर जो रिकमेंडेड चेस्ट का जो कंप्रेशन है वो कितना करेंगे अपन। ऑप्शन ए 1/2 चेस्ट डायमीटर, 1/4 चेस्ट डायमीटर, 1/3 चेस्ट डायमीटर और 1/2/3 चेस्ट डायमीटर। देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था कि चेस्ट का जो कंप्रेशन है वो कहाँ करना है, लोअर स्टर्नम के ऊपर करना है। दूसरी चीज कितना करना है, जो अपना एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ये मेरा एंटीरियर साइड, ये मेरा पोस्टीरियर साइड, तो एंटीरियर पोस्टीरियर ये जो डायमीटर है इसका 1/3 प्रेस करना है। ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का अपन मेजर करेंगे, ये वाला जो डायमीटर है, ये जो मैं पेन लगा रहा हूँ, इस डायमीटर का 1/3 डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का 1/3 चेस्ट कंप्रेशन करना है। यस, क्लियर। तो सी इज बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट स्टेप ऑफ द नियोनेटल रिसक्सिटेशन। नियोनेटल रिसक्सिटेशन का जो पहला स्टेप है वो क्या होगा। ऑप्शन ए चेस्ट कंप्रेशन, क्या डायरेक्टली अपन चेस्ट कंप्रेशन चालू कर देते हैं क्या, आप बताइए मुझे, चेस्ट कंप्रेशन डायरेक्टली चालू कर देते हैं क्या। दूसरा, वार्म एंड ड्राई द बेबी, यस। ऑप्शन नंबर 3, इंट्यूबेशन, डायरेक्ट इंट्यूबेट कर देते हैं। चौथा, एडीआर दे दो डायरेक्टली। क्या इनिशियल स्टेप्स कहाँ से, इनिशियल स्टेप्स के अंदर मैंने बताया था आपको सबसे पहले नियोनेटल रिसक्सिटेशन जैसे अपने शुरुआत करी थी, मैंने आपको बताया था कि बच्चे के अपने को वार्मनेस मेंटेन करनी है, बच्चे का हाइपोथर्मिया अपने को हाइपोथर्मिया से रोकना है, हाइपोथर्मिया को सबसे पहले ट्रीट करना है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था जो सीक्वेंस रहेगा, जो प्रायोरिटी रहेगी वो बताई थी मैंने आपको, TABC, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। तो सबसे बढ़िया है, सबसे जो इनिशियल स्टेप रहेगा बच्चे का, वो अपने को बच्चे को टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, बच्चे को वार्म करना है और क्या करना है, ड्राई करना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा से एंटर द फीटस थ्रो। ये मैंने आपको बताया था, ये इसका क्या है, प्लेसेंटा है। ठीक है, ये इससे क्या जा रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड जा रही है। ये कहाँ जा रही है, बच्चे के पास जा रही है। ये आपका बच्चा है, ठीक है, इतना अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। ये इसको प्लेसेंटा यहाँ अटैच कर रही है। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि इसके अंदर जो है एक तो ऐसे जो है ब्लड लेके जा रही है, दूसरी उस दिन मैंने आपको बताई थी 2 ब्लड वेसल जो है वहाँ से ब्लड को वापस इधर लेके आ रही है। टोटल मैंने आपको बताया था इसके अंदर तीन वेसल्स होती है। कितनी वेसल, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये क्या है, प्लेसेंटा, ये क्या है, फिटस। ठीक है, उस दिन भी मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर 3 वेसल्स होती है, जिसके अंदर एक वेन प्लस 2 आर्टरी होती है, 2 आर्टरी और एक वेन होती है, जो ब्लड को प्लेसेंटा से
फिटस की तरफ लेके जाएगी, जो ब्लड को प्लेसेंटा से फिटस की तरफ लेके जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो ब्लड को प्लेसेंटा से फिटस की तरफ लेके जाएगी वो रहेगी अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन इसके अंदर पूछा है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको जो प्लेसेंटा के थ्रू फिटस के अंदर पहुंचाना है वो कौन पहुंचाएगी? अम्बिलिकल वेन। बी इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, यस, नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 8। अम्बिलिकल वेन मेनली ज्वाइन विच वेसल इन द फिटल सर्कुलेशन। जिस दिन मैंने आपको फिटल सर्कुलेशन पढ़ाया था, बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाया था, सारी चीज़ें मैंने लिखाई थी, सारी चीज़ें एकदम ऑथेंटिक, एकदम क्लियर और बिना किसी कंफ्यूजन के बताई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको जो पोर्टल जो वेन है, जो अम्बिलिकल वेन है, ये आगे जाकर के किसके अंदर यूनाइट होती है? पोर्टल वेन के अंदर होती है, न कि हिपेटिक वेन के अंदर। हिपेटिक वेन के अंदर नहीं होकर के ये किसके अंदर यूनाइट होती है? पोर्टल वेन के अंदर होती है। इसके बाद में मैंने आपको सर्कुलेशन जब समझाया होगा तब मैंने आपको बताया होगा कि ये इन्फीरियर वेना केवा के अंदर जाती है, वहाँ से राइट एट्रियम में जाती है। राइट एट्रियम से जो ब्लड की शंटिंग है, 1/3 ब्लड जो है किसके अंदर चला जाता है? 1/3 ब्लड जो है फोसा ओवलिस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। और दूसरा जो है, ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन से कहाँ जाएगी? इन्फीरियर वेना केवा जाएगी, इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में जाएगी। अब ये जो राइट एट्रियम है हार्ट का, इससे 1/3 जो ब्लड है ये किस में चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। किसके द्वारा? फोसा ओवलिस के द्वारा। और 2/3 जो ब्लड है ये किसके अंदर आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। आगे जाकर के मैंने वो शंटिंग वगैरह समझाई होगी, डक्टस आर्टेरियोसस शंटिंग आती है जिससे पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आयोर्टा के अंदर डाला जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको फिटल सर्कुलेशन के अंदर समझाई है। तो सबसे बेस्ट आंसर इसका जो जाएगा पोर्टल वेन, न कि हिपेटिक वेन। हिपेटिक वेन नहीं जाएगा। क्लियर? देखिए, ये है जीडीसी का टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जो है जीडीसी की ये सारी पीपीटीज वगैरह, ये सारी पीपीटीज वगैरह इस चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा आप ये जो कोड स्कैन करके ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको जो भी एमसीक्यूज वगैरह, डेली के जो एमसीक्यूज वगैरह वो डाले जाते हैं। डेली की जो इन्फॉर्मेशन है, कौन सी क्लास आ रही है, कब वीकली टेस्ट हो रहा है, क्या जीडीसी के ऊपर नया चीज़ आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कब वैकेंसी आ रही है, कैसे फॉर्म भरना है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, जीडीसी के ऊपर नया प्लेटफॉर्म के अंदर जो क्या जो फैकल्टीज है वो नया क्या अपडेट कर रही है, आपको क्या WHO ने क्या अपडेट दिए हैं, आपने जो नेशनल लेवल पे जो क्या अपडेट्स हुए वो सारी चीज़ अंदर अपन इसके अंदर अपडेट करते हैं। इसीलिए अंदर आपको जॉब अपडेट भी मिल जाएगा, फ्री नोट सेट प्रिपरेशन की तैयारी मिल जाएगी, फ्री एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी मिल जाएगी, स्टेट वाइज एग्जाम की आपको तैयारी मिल जाएगी, और दूसरा फ्री टिप्स और जो वीडियोस अपन जो अपलोड करते हैं वो भी मिल जाएंगे। इसलिए जल्दी से जाइए और जीडीसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यस, द फंक्शन ऑफ द डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस का फंक्शन पूछना है, ये मैंने आपको बताया था। डक्टस विनोसस जो होता है, सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। डक्टस विनोसस होता कहाँ है? डक्टस विनोसस वहाँ होता है जब जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल वेन निकली है, अम्बिलिकल वेन जो निकली है वो किस में यूनाइट कर रही है? पोर्टल वेन के अंदर। पोर्टल वेन के अंदर जिस चीज़ से यूनाइट कर रही है उसको बोलते हैं अपन डक्टस विनोसस। समझ में आई कि नहीं आई? तो ऑप्शन ए कनेक्टेड पल्मोनरी आर्टरी टू अयोर्टा, ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन बी कनेक्टेड राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, ये तो और ज़्यादा गलत आंसर है। कनेक्ट ऑप्शन सी कनेक्ट अम्बिलिकल वेन टू इन्फीरियर वेना केवा, ये एक बार के लिए अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ये जो है मतलब यूनाइट करता है डक्टस विनोसस। ओके, नेक्स्ट कनेक्ट आयोर्टा टू द पल्मोनरी आर्टरी, ये तो सबसे ज़्यादा गलत आंसर है। तो सबसे बेस्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ओके, सी इज द बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फोरामेन ओवले कनेक्ट। देखिए, फोरामेन ओवले मैंने आपको ये चारों स्ट्रक्चर बताई थी, डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस विनोसस, फोरामेन ओवले, और इसके अलावा क्या मैंने बताया था आपको? VSD, ASD, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखी थी। ठीक है, जो फोरामेन ओवले है ये किसको किसको कनेक्ट करता है? राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, दूसरा राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, तीसरा पल्मोनरी आर्टरी टू अयोर्टा, चौथा अयोर्टा टू वेना केवा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? मैंने आपको उस दिन बताया था, ये जो हार्ट है
हार्ट के बीच में जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको शंटिंग बताई थी, ये शंटिंग इधर की साइड से इधर को जा रही है, ये किसके थ्रू जा रही है, फोरामेन ओवले। फोरामेन ओवले ये राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से अटैच करता है, राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से अटैच करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, देखिए मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, अगर आपने सबसे पहले अगर डायरेक्टली टेस्ट देने लग गए तो हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए या गलत आए या किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रह जाए। मेरी मानो सबसे बेस्ट है आप सबसे पहले जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओ, या तो वो वीडियोस देखिए जो मैंने इस टेस्ट से पहले अपलोड कर रखे, फीटल सर्कुलेशन और नियोनेटल रिसक्सिटेशन, सबसे बेस्ट वीडियो डाल रखे, वो देखो। उसके देखने के बाद ये टेस्ट दो, ताकि आपका एक बार टेस्ट का रिवीजन भी हो जाएगा, आपका वीडियोस का रिवीजन भी हो जाएगा, नई चीजें सीखोगे। समझ में आ रही? इसमें डायरेक्टली दोगे तो हो सकता है किसी प्रकार का डायरेक्टली कोई कंफ्यूजन रह जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो वीडियोस जाके देखने हैं, उसके बाद टेस्ट देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डक्टस आर्टरियोसस कनेक्ट, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, डक्टस आर्टरियोसस किसको कनेक्ट करता है। ऑप्शन ए आयोटा टू राइट एट्रियम, नहीं आयोटा टू राइट एट्रियम नहीं करता है। देखिए ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है आयोटा, ये क्या है आयोटा, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये आपस में यूनाइट होती है डक्टस आर्टरियोसस से, ठीक है। ये किस में जाता है, बॉडी के अंदर जाता है। ये फिर मैंने बताया था आपको लंग्स में जाता है, ये लंग्स से फिर इसमें आता है, ठीक है। लंग्स से इसमें नहीं जा करके इसमें नहीं जाता, ये लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और ये इसके थ्रू जाता है। अब जो डक्टस आर्टरियोसस है, डक्टस आर्टरियोसस कौन सा है, ये डक्टस आर्टरियोसस जो है ये है डक्टस आर्टरियोसस। ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी को किससे कनेक्ट कर रहा है, अयोटा से कनेक्ट कर रहा है। पल्मोनरी आर्टरी को अगर अयोटा से कनेक्ट कर रहा है तो इसका जो बेस्ट आंसर है ये जाएगा बी, ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन सी अम्बिलिकल वेन टू इंफीरियर वेना केवा, ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। पोर्टल वेन टू हेपेटिक वेन, ये भी गलत आंसर है। एग्जैक्ट लोकेशन की अगर इसकी बात करें तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को जो डिसेंडिंग अयोटा है, मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी लिखा रखी है इसकी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को डिसेंडिंग अयोटा के अंदर जस्ट डिस्टल टू लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन उसके पास में अटैच करता है क्या, डक्टस आर्टरियोसस। ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है, ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियोस के अंदर लिखा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पर रिमेनेंट ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस आफ्टर द बर्थ, जन्म के बाद में जो चीज डक्टस आर्टरियोसस की जो चीज डक्टस आर्टरियोसस से बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं। देखिए ये जितनी भी समथिंग है ये मैंने बताई थी आपको टेम्परेरी है, जब तक फिटल सर्कुलेशन प्लेसेंटा के ऊपर डिपेंडेंट है उसलिए टेम्परेरी सर्कुलेशन के लिए ये जो अडेप्टेशन बॉडी ने बनाए हैं। जैसे जन्म हो जाएगा जो बच्चा है वो ऑक्सीजन के लिए पता है आपको प्लेसेंटा से किस पे शिफ्ट हो जाएगा, लंग्स पे। पहले किस पे डिपेंडेंट था ऑक्सीजन के लिए, प्लेसेंटा के ऊपर। अब किसके जन्म के बाद में किसके ऊपर डिपेंड हो गया, लंग्स के ऊपर, ठीक। तो लंग्स के ऊपर जो हुआ है तो लंग्स जो अपने इंडिपेंडेंटली जब ब्रीथ करने लग जाएंगे तो बहुत सारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, प्रेशर चेंजेस आते हैं, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का चेंजेस आता है, सारी चीज़ें चेंजेस आती हैं। वो सारी चेंजेस जो होते हैं वो सारे मिलकर के इन सारी जो स्ट्रक्चर है डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवले, इन सबको क्या करता है क्लोज कर देते हैं। उसकी अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग एनाटॉमिकल लोकेशन है, उसके बाद में जो नाम चेंज हो जाते हैं बर्थ के बाद में उन्हीं को बोलते हैं रेमिनेंट। और मैंने आपको ऑलरेडी सबका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप ये ध्यान दीजिए जो डक्टस आर्टरियोसस है, डक्टस आर्टरियोसस का जो रिमेनेंट है उसको क्या नाम दिया जाएगा, लिगामेंटम आर्टरियोसम, लिगामेंटम आर्टरियोसम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रेमिनेंट ऑफ द डक्टस विनोसस। यस ये भी मैंने आपको समझा रखा है, लिगामेंटम विनोसम, लिगामेंटम विनोसम। यस नेक्स्ट, इसमें वन लाइनर आंसर है, इसमें किसी प्रकार की कोई समझने की जरूरत नहीं, आपको याद रखनी है वाली चीजें हैं। देखिए योर नर्सिंग कैरियर स्टार्ट हियर। देखिए ये जीडीसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाकर के आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्कैनर लगा हुआ है इसके द्वारा आप और इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टेट वाइज। आपको एग्जाम का अगर कोई कोर्स परचेज करना है तो मिल जाएगा आपको, ट्रिकली कोई वीडियो इन शॉर्ट क्रैश कोड वगैरह कुछ भी चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा।
तीसरी चीज़, एग्जाम के लिए आपको जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो आपको थ्योरी क्लासेस है, इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा वीकली टेस्ट का जो सॉल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। नॉर्थ सेट प्रिपरेशन की पूरी आपको गाइडेंस दी जाएगी, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन एलिजिबल है, कितनी पोस्ट हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर आराम से आपको मिल जाएगी। तो तुरंत जाकर के आप प्ले स्टोर से, कहाँ से, प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, रेमिनेंट ऑफ द फोरामेन ओवले, फोरामेन ओवले के रेमिनेंट को क्या बोलते हैं, फोसा ओवलिस। यस, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। यस, अम्लाइकल आर्टरी कैरी, अम्लाइकल आर्टरी जो है क्या कैरी करती है, ऑप्शन ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू फिटस। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले जिससे क्वेश्चन आया था उसके अंदर मैंने बताया था आपको, अम्लाइकल वेन जो है प्लेसेंटा से ब्लड को उठा करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठा करके प्लेसेंटा से लेकर के फिटस को देती है। प्लेसेंटा से फिटस कौन देता है, अम्लाइकल वेन देती है। कौन सा ब्लड देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। नोट्स लिख लो, लाल पेन से लिख लो, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, रेडिश होता है। दूसरी चीज, वापस जो रिटर्न जो सर्कुलेशन आएगा फिटस से अम्लाइकल कोड, फिटस से अम्लाइकल कोड से होते हुए कहाँ जाएगा, प्लेसेंटा के अंदर जाएगा। फिटस से प्लेसेंटा, फिटस से प्लेसेंटा, दो आर्टरीज के द्वारा आता है। कौन सी आर्टरीज, अम्लाइकल आर्टरीज। कौन सी आर्टरी, अम्लाइकल आर्टरी। कौन सा कलर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ब्लूइश कलर होता है हल्का सा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिटस से प्लेसेंटा की तरफ जो वापस लेके आएंगी वो कौन सी आर्टरी लेके आएंगी, अम्लाइकल आर्टरी। नंबर में कितनी होती है, 2 होती है। उस दिन भी मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाया था कि जो अगर अम्लाइकल जो कॉर्ड है उसके अंदर डबल वेसल है, डिजीज है। डबल वेसल का मतलब सिंगल अम्लाइकल आर्टरी और सिंगल अम्लाइकल वेन। अगर सिंगल अम्लाइकल आर्टरी और सिंगल अम्लाइकल वेन अगर 2 ही वेसल्स है तो बच्चे को 99.99% चांस है कि बच्चे को रीनल एजिनेसिस हुआ हो। यस, लगातार याद कर रही है आप, लगातार एक ही चीज को रिपीट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें मुंह पे ऐसे मेरे जैसे याद हो जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, अम्लाइकल आर्टरी जो है कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड तो बिल्कुल नहीं करती है। आर्टरीज होकर के भी ऑक्सीजनेटेड नहीं करती है। नॉर्मल जो सर्कुलेशन होता है, ये एन लिखा है मतलब नॉर्मल, नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर जो आपकी और मेरी बात कर रहे हैं, आप भी नॉर्मल हो, मैं भी नॉर्मल हो, अपने अंदर क्या होता है, जो आर्टरी होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो वेन होती है ये जो है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कैरी करती है। आर्टरी जो होती है आउट फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर की तरफ को जो है ब्लड को लेके जाती है। वेन जो है टुवार्ड द हार्ट, टुवार्ड द हार्ट। ये होता है अडल्ट के अंदर। किसके अंदर, अडल्ट के अंदर। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है ये होता है अडल्ट के अंदर, और जबकि फिटल सर्कुलेशन कंप्लीटली डिफरेंट होता है। उसके अंदर जो अम्लाइकल आर्टरीज है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ब्लड टू प्लेसेंटा। यस, प्लेसेंटा की तरफ ब्लड को लेके जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 16, अ न्यूबॉर्न इज डिलीवर्ड एट टर्म। कौन से, कब डिलीवर हुआ है, टर्म के ऊपर। द बेबी इज नॉट क्राइंग, बच्चा क्राई नहीं करता है। चलो भाई आगे देखो। एंड हैज पुअर मसल टोन। कौन सी मसल टोन है, पुअर मसल टोन, ठीक है। आफ्टर इनिशियल स्टेप्स, जब आपने इनिशियल स्टेप्स कर लिए, इनिशियल स्टेप्स का मतलब PSSR आपने कर लिया ऑफ द रिसक्सिटेशन, द हार्ट रेट इज 90 ब्रीथ पर मिनट, 90 बीट पर मिनट, यानी हार्ट रेट कितनी आ गई उसकी, 90 बीट पर मिनट, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मैंने आपको उस दिन बताया था PSSR के बाद में अपने को हार्ट रेट वापस रीअसेस करना है। रीअसेस करने के बाद में अपने को चेक करना है हार्ट रेट कितना है, अबव 100 है, लेस देन 100 है, या लेस देन 60 है, ठीक है। जो अगर अबव 100 हो तो अपने को क्या करना है, सक्शन स्टिमुलेशन और जनरल केयर करनी है। लेस देन अगर 100 हो तो मैंने आपको उस दिन बताया था पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करना है। क्या करना है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करना है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मैंने आपको उस दिन बताया था, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करना है। समझ में आएगी नहीं यही बात। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस, अगर लेस देन 60 हो तो डायरेक्ट चेस्ट कंप्रेशन चालू करना है, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 17,
देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था जो इफेक्टिव जो वेंटिलेशन करते हैं वो 30 सेकंड तक करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन कब तक करते हैं 60 सेकंड तक। 60 सेकंड तक केवल अपन चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन करके देखेंगे। समझ में आई बात? देखिए मैं आपको एक अच्छी स्लाइड में लेके समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था जो PSSR के बाद में आपने क्या किया, रीअसेस किया, रीअसेस हार्ट रेट, रीअसेस हार्ट रेट किया आपने, उसके अंदर आपको मोर देन 100 मिला है या लेस देन 100 मिला है या लेस देन 60 मिला है। देखिए जो अगर अपने जो अगर मोर देन 100 मिला है, इसका मतलब तो इनिशियल स्टेप्स बहुत अच्छे थे और उसको अपने को क्या करना है, कंटिन्यू स्टिमुलेट करना है, सक्शन करना है और जेंटल केयर करनी है। लेस देन 100 मिले तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करना है, ठीक है। बैग एंड मास्क मतलब एम्बू करना है, ठीक है, या इसको अपन लिख देते हैं AMBU। ये कितने सेकंड तक करना है, 30 सेकंड तक करना होता है। अगर लेस देन चेस्ट 60, अगर चेस्ट 60 बीट पर मिनट है अगर हार्ट रेट, तो अपने को चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन करना है। कितने रेशो में करना है, 3:1 तक करना है, 3:1 रेशो में करना है। इसके बाद में अपने को क्या करना है कि ये कितने मिनट तक करना है, 60 सेकंड तक करना है, 60 सेकंड तक करना है, ये 30 सेकंड तक करना है। मैंने आपको उस दिन समझाया था। अब अगर जो 30 सेकंड करने के बाद में फिर रीअसेस करेंगे, स्टिल अगर ये तो अपने कितना कर दिया 60 सेकंड तक आपने इफेक्टिव वेंटिलेशन, ये 30 लिखा है अपने, फिर भी अपन ने कितना कर लिया 60 सेकंड कर लिया, इफेक्टिव वेंटिलेशन कर लिया है। उसके बाद में अपने को न्यू बॉर्न का हार्ट रेट जो है रिमेन 50, अगर 50 अभी भी 50 आ रहा है तो अपने को किसकी तरफ जाना है, चेस्ट कंप्रेशन की तरफ जाना है। लेस देन 60 आ जाए तो अपने को क्या करना है, हार्ट रेट जो चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। तो स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन इज द बेस्ट आंसर। ये मैंने आपको उस दिन स्टेप्स के अंदर समझाया था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। यस, एड्रेनालिन इज इंडिकेटेड इन द नियोनेटल रिसक्सेशन व्हेन, कब? मैंने आपको बताया था एडीआर कब देते हैं, जब अपन चेस्ट कंप्रेशन केवल एक बार अपन विदाउट एडीआर 1 मिनट, फुल 1 मिनट तक, कितने मिनट तक, फुल 1 मिनट तक अपने को चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन करना है। उसके बाद भी अगर स्टिल हार्ट रेट लेस देन 60 है तब अपने को क्या देना है, एडीआर देना है। पहली बारी में अपने को एडीआर नहीं देना, केवल चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन, कितने मिनट तक, 1 मिनट तक। उसके बाद में रीअसेस करना है। रीअसेस करने के बाद में अपने को देखना है अगर स्टिल हार्ट रेट अगर लेस देन 60 है तो अपने को क्या देना है, इंजेक्शन एडीआर। तो लेस देन 100 तो नहीं देने अपने को, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करना, ये भी नहीं है। लेस देन 60 डिस्पाइट द वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन, ये आ गया ना, अपने को वेंटिलेशन कर दिया है, चेस्ट कंप्रेशन कर दिया है 1 मिनट तक, फिर भी उसका हार्ट रेट लेस देन 60 है तो अपने को क्या करना है, एडीआर देना है। एडीआर का डोज मैंने आपको उस दिन अच्छे से समझा रखा है। अभी इसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा जिसके अंदर आपको एडीआर की डोज की बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19A, न्यू बॉर्न बेबी इज डिलीवर्ड थ्रू द मेकोनियम स्टैंड एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है, मेकोनियम स्टैंड। कौन सा फ्लूइड है, मेकोनियम बच्चे ने क्या कर लिया है, एस्पिरेट कर लिया है। यस, नेक्स्ट, द बेबी इज विग्रस। यस, मैंने आपको उस दिन बताया था बेबी दो जो म्यूकोनियम स्टैंड बेबी है उसके अंदर अपने को सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना है म्यूकोनियम स्टैंड, यस और नो। अगर म्यूकोनियम उसने एस्पिरेट कर लिया है तो उसके बाद भी बच्चे को ये देखना है कि विग्रस बेबी है या नॉन विग्रस है। यस, विग्रस बेबी है तो क्या करना है, नॉन विग्रस है तो क्या करना है, मैंने आपको उस दिन अच्छे से समझाया था। आगे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अपने को पता पड़ गया क्वेश्चन के अंदर कि अपने असेस किया तो कौन सा बच्चा था, विग्रस बेबी। विग्रस बेबी कौन से होते हैं, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, जिनका गुड मसल टोन हो। गुड टोन का मतलब मसल टोन, मसल टोन क्या हो, गुड हो, बहुत अच्छा। अगर मसल टोन है तो उसको अपन विग्रस बेबी बोलेंगे। क्राई कर रहा है तो अच्छा है। हार्ट रेट अगर मोर देन 100 है तो ये सारे किसके सिम्टम है, विग्रस है, मतलब अच्छा बेबी है। इसको विग्रस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, रेस्पॉन्स गुड, अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा है। समझ में आ रही हो, इसका मतलब जो है लेस म्यूकोनियम एस्पिरेशन, लेस म्यूकोनियम एस्पिरेशन, इसका मतलब इस बच्चे ने कम एस्पिरेशन किया है म्यूकोनियम का, इसीलिए ये क्या है, विग्रस बेबी है। तो अपने को इसके अंदर क्या करना है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, इमीडिएट रेक्टल सक्सिंग नहीं करते हैं। लेटेस्ट गाइडलाइन के अंदर तो म्यूकोनियम स्टैंड हो चाहे नहीं हो, अभी जो गाइडलाइन आई है उसके अंदर तो अवॉइड ही करना है। ऑप्शन बी, रूटीन सक्शनिंग, यस सक्शनिंग कर देंगे केवल, बिल्कुल करते हैं अपन सक्शनिंग, तो ऑप्शन ए बी सही हो सकता है। इसके आगे देखिए, नो ट्रेकियल सक्शनिंग, रूटीन केयर करनी है अपने को। यस, ये और बढ़िया आंसर है, ट्रेकियल सक्शनिंग को अवॉइड करना है और केवल अपने को रूटीन केयर करनी है। समझ में आ गई, रूटीन केयर के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। केवल सक्शनिंग जो है करने से काम नहीं चलेगा, अपने को रूटीन केयर पूरी करनी पड़ेगी। रूटीन केयर के अंदर क्या क्या चीज आती है,
बच्चे को अपने को सक्शन भी करना है, फिर स्टिमुलेट भी करना है, फिर जो वेंटिलेट भी करना है, और बच्चे का जो है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। ये सारी चीजें रूटीन केयर के अंदर आती है। केवल सक्शन करने से काम नहीं चलेगा, तो इससे बढ़िया तो आंसर ये है। तो ऑप्शन सी थोड़ा ज्यादा अच्छा आंसर है। इमीडिएट इंट्यूबेशन नहीं करते हैं, तो सी इज द बेस्ट आंसर। बी क्यों नहीं है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यस, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ए न्यूबॉर्न इज नॉट ब्रीथिंग आफ्टर द बर्थ। बच्चा जो है ब्रीथ नहीं कर रहा है जन्म के बाद में। यस, नेक्स्ट, आफ्टर ड्राइंग एंड स्टिमुलेशन, आपने ड्राई कर लिया और क्या कर लिया, स्टिमुलेट कर लिया बच्चे को। द बेबी रिमेन एपनिक, बच्चे ने अभी तक भी सांस लेना चालू नहीं किया है, बच्चे को अभी भी एपनिया है। एपनिया का मतलब सिजेशन ऑफ ब्रीथ, सिजेशन ऑफ ब्रीथ। यस, सिजेशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड एपनिया। अब मैंने सांस रोक ली, इसका मतलब मेरे को तो एपनिया नहीं हुआ ना, या हो गया? क्या लगता है? नहीं हुआ है। एपनिया की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, इन रिस्पॉन्स टू टाइम। कितने टाइम तक अगर जो बच्चा ब्रीथ नहीं करेगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, या कितने पीरियड तक अगर बच्चा ब्रीथ नहीं कर रहा है तब अपन उसको एपनिया बोलेंगे। मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक अगर बच्चे ने अगर ब्रीथ लिया नहीं है, 10 to 30 सेकेंड तक अगर बच्चे ने ब्रीथ नहीं लिया है, तो अपन क्या बोलेंगे, एपनिया हो चुका है बच्चे को। यूं नहीं बच्चे ने एक बार सांस रोक ली और अपने को उसको बोल देंगे एपनिया, ऐसा नहीं होता है। बच्चा ने जो क्राई नहीं किया है, ठीक है, और बच्चा ने अभी भी एपनिक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरवेंशन, बच्चे का जो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इंटरवेंशन का? चेस्ट कंप्रेशन चालू कर देंगे क्या डायरेक्टली? नहीं करते हैं, कभी भी डायरेक्ट चेस्ट कंप्रेशन चालू नहीं करते हैं। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मास्क ऑक्सीजन दे सकते, ऑक्सीजन से मास्क दे सकते, मतलब मास्क लगा करके अपन ऑक्सीजन लगा देंगे? नहीं, इससे तो कुछ नहीं होगा। होगा सही, लेकिन अपने को ऑक्सीजन तो देनी पड़ेगी। वैसे जो है नियोनेटल रिससिटेशन है, अगर बच्चा टर्म है, कौन सा बच्चा है? टर्म बेबी है, टर्म बेबी है, और उसका अपन नियोनेटल जो अपन क्या कर रहे हैं, टर्म बेबी का अपन क्या कर रहे हैं, सीपीआर। टर्म बेबी का सीपीआर करते हैं तो मोस्टली किस पे करते हैं? एट रूम एयर के ऊपर ही करते हैं अपन। एम्बू वगैरह भी करते हैं तो रूम एयर के ऊपर ही करते हैं, अनलेस अनटिल जब तक बच्चे का सैचुरेशन नहीं गिर रहा हो। अगर बच्चे का सैचुरेशन मेंटेन कर रहा था, अपने को कोशिश यही करनी है कि रूम एयर के ऊपर ही बच्चे का सब कुछ करना है। तो ऑक्सीजन तो अपन इतना इजीली नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इंट्यूबेशन अपन डायरेक्टली नहीं करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ये आपको इनिशियल स्टेप्स के अंदर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। यस, स्लाइड नंबर ये नर्सिंग वीकली टेस्ट। यस, नर्सिंग वीकली टेस्ट जो आपने कल टेस्ट दिया है, ये कल टेस्ट आपने दिया है, ये वही सॉल्यूशन चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये टेस्ट कहाँ देना है, तो जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर देना है। प्ले स्टोर से जाकर के आप ये इंस्टॉल कीजिए। जीडीसी आपको इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म फ्री में दे रही है, जिसके अंदर आपको वीकली टेस्ट सीरीज जो अपलोड मतलब टॉपिक वाइज अपलोड की जा रही है, उसका सॉल्यूशन समझाया जा रहा है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको फ्री के अंदर कोई नहीं देगा। यस, करेक्ट, यू आर करेक्ट, जीडीसी। यस, नेक्स्ट 8 बजे सैटरडे टेस्ट होता है। वीडियो जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है एवरी संडे नेक्स्ट डे। कब? जो आज संडे है 9 बजे वापस अपन डेली इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसके अंदर आपको 3 स्टेप मिलेंगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप इंस्टॉल करना है। उसके अंदर जो बाद में आपको जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। तीसरा आपको जो है जो नर्सेस का जो है कोड लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द इफेक्टिव नियोनेटल रिसक्सिटेशन। मोस्ट सेंसिटिव, कौन सा सेंसिटिव? मोस्ट सेंसिटिव का मतलब जिससे आपको ये पता पड़ जाएगी आपने जो सीपीआर लगाया है उसका रिस्पॉन्स आया है और वो बहुत अच्छा सीपीआर लगाया है, बच्चा रिवर्ट हो गया है, रोस आ गया है, जो अपन अडल्ट में बोलते हैं रोस। रोस का मतलब क्या होता है? ROSE, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ROSC, रोस। इसको क्या बोलते हैं? ROSC, रोस। अगर अपन ने अडल्ट के अंदर सीपीआर लगाया है, सीपीआर अगर इफेक्टिव रहा है तो वो कैसे पता पड़ेगा? रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। बच्चे का वो जो अडल्ट का अपन सर्कुलेशन चेक करते हैं, पल्स आ गई है, रिदम बन गई है ECG कार्डियक मॉनिटर के अंदर, तो इसका मतलब उसका क्या है? सीपीआर इफेक्टिव रहा है। यू आर ए गुड नर्स, आपने बहुत अच्छा सीपीआर दिया है, तभी वो रिवोर्स आया है। ऐसे ही अपने को बच्चों के अंदर नियोनेटल रिसक्सिटेशन के अंदर कौन सा इंडिकेटर है जो बताएगा कि आपका जो बच्चा, आपके जो बच्चे को सीपीआर दिया था वो सबसे अच्छा दिया था,
स्किन कलर से पता पड़ जाएगा क्या? नहीं, स्किन कलर से केवल नहीं पता पड़ेगा। ऑक्सीजन सेचुरेशन से पता पड़ जाएगा क्या? नहीं। हो सकता है बच्चे को कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी हो सकता है बच्चे का सेचुरेशन किसी और कारण से, लंग अगर अच्छे से डेवलप नहीं हो, सर्फेक्टेंट की कमी हो, या फिर और कोई बीमारी रही हो उसकी वजह से सेचुरेशन गिर रहा हो, तो अपने को इसकी सेचुरेशन की वजह से तो अपने को क्लियर पता नहीं पड़ेगा। हार्ट रेट, यस, अगर बच्चे का हार्ट रेट इंप्रूव होता है, मैंने आपको जब नियोनेटल रिसक्सिटेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बार बार ये बताया था कि अपने को रीअसेस करना है हार्ट रेट, रीअसेस हार्ट रेट करने के बाद में लेस देन 100 है, मोर देन 100 है, लेस देन 60 है। यस, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई है। तो ये सारी चीजें जब मैंने समझाई थी उसका मतलब आप देख लो सबसे अच्छा स्टेप जो अपने असेस करने का है वो कौन सा है? हार्ट रेट। अगर बच्चे का हार्ट रेट अगर इंप्रूव होता है सीपीआर देने के साथ में, तो इसका मतलब ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। और आपने अच्छे नर्स के अंदर, अच्छे नर्स के लिए, अच्छे नर्स के अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छे से रिसक्सिटेट किया है। तो क्वेश्चन 21 का सी आंसर सबसे बढ़िया आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, ए डिफेक्ट कॉजेज फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवले। फोरामेन ओवले का जो क्लोज नहीं हुआ है आफ्टर बर्थ, विच स्ट्रक्चर परसिस्ट, कौन सी स्ट्रक्चर परसिस्ट होगी? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फोरामेन ओवले होता कहाँ है। फोरामेन ओवले की लोकेशन होती है यहाँ। यहाँ कहाँ? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के जो एट्रियल सेप्टम है यहाँ पे होती है क्या? फोरामेन ओवले। ये बर्थ के बाद में जो है राइट वेंट्रिकुलर का जो है पीवीआर जो आफ्टर बर्थ क्या होता है? कम हो जाता है। बिफोर बर्थ क्या रहता है? पीवीआर ज़्यादा रहता है। राइट साइड का हार्ट जो है बिफोर बर्थ डोमिनेंट रहता है, लेफ्ट साइड का होता है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ जैसे हार्ट डोमिनेट करेगा तो ये क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन रहती है जिसके अंदर फेलियर टू क्लोज, ये क्लोज नहीं हुआ है, तो इसका जो है ये जो कहाँ पे डिफेक्ट रह जाएगा? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, बिल्कुल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। दूसरा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नहीं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस नहीं, टेट्रालॉजी ऑफ एलॉट बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 23, ए अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द ब्लड, कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक एंटर द डक्टस आर्टरियोसस इन द फीटस। डक्टस आर्टरियोसस के अंदर जो है कितना परसेंट जो ब्लड है ये जाता है? मैंने आपको उस दिन समझाया था। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। इसके बाद में ये जा करके ऐसे डक्टस आर्टरियोसस से कनेक्ट होकर के ऐसे आती है, ये जाती है लंग्स के अंदर जाती है। कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर जाती है। इधर जो है ये क्या कहाँ जाती है? बॉडी के अंदर जाती है। मैंने आपको उस दिन बताया था 1/3 जो ब्लड है ये किधर को जाता है? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या जाता है? ब्लड जाता है। और जो है 2/3 ब्लड है ये कहाँ पे चला जाता है? राइट एट्रियम से लेफ्ट, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए डक्टस आर्टरियोसस के अंदर जाता है। तो कितना परसेंटेज ब्लड जाता है डक्टस आर्टरियोसस के अंदर? 90%। 2/3 का मतलब कितना हो गया? 90% हो गया। 2/3 इसका मतलब 90% हो गया। समझ में आ रही? 1/3 का मतलब 10%। ओके, देखिए मैं आपको अच्छे से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ 90% कहाँ से आया, क्या नहीं आया। वन थर्ड जो ब्लड है, कितना ब्लड? 1/3 किस में चला गया? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। 2/3 ब्लड, कितना ब्लड? 2/3 ब्लड किस में आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए मैं पेन चेंज करता हूँ, इसके बाद में किस में आ गया? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से फिर इधर की साइड में आपको पता है डक्टस आर्टरियोसस जा रहा है, डक्टस आर्टरियोसस, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टरियोसस के अंदर जा रहा है। फिर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अब मैं कर देता हूँ येलो कलर। देखिए इसका जो ब्लड यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे इसका जो है 90% ब्लड तो किधर को चला जाएगा? डक्टस आर्टरियोसस के अंदर। और इसका 10% ब्लड किस में जाएगा? लंग्स के अंदर। कितना जाएगा? लंग्स के अंदर।
समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मैंने आपको उस दिन ये समझाया था, जो लंग्स है वो फंक्शन नहीं करते हैं, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का जो गैस एक्सचेंज है वो किसी प्रकार के अंदर, जो इसके लंग्स का कोई रोल नहीं होता है, किसके अंदर? फिटल्स के अंदर, तो उसके अंदर ब्लड ज़्यादा जाएगा भी नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो 90% जो ब्लड है ये किसकी तरफ सेंटिंग हो जाता है? 90% जो ब्लड है वो किसकी तरफ सेंटिंग हो जाता है? डक्टस आर्टेरियोसस की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ए न्यू बॉर्न हु इज गैस्पिंग, बच्चा क्या कर रहा है? गैस्पिंग कर रहा है, गैस्पिंग कर रहा है। यस, हैज ए हार्ट रेट ऑफ, कितनी हार्ट रेट है उसकी? 110 बीट पर मिनट, 110 बीट पर मिनट अगर उसकी हार्ट रेट है, एंड शुड रिसीव, क्या करना चाहिए अब अपने को? बच्चा गैस्प कर रहा है लेकिन हार्ट रेट तो इतना है, चेस्ट कंप्रेशन चालू कर देना क्या? नहीं, हार्ट रेट तो अच्छा है तो फिर चेस्ट कंप्रेशन क्यों करना है? समझ में आएगी कि नहीं आई बात? ऑक्सीजन मास्क लगा देंगे क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चा गैस्प कर रहा है। गैस्प करने का बच्चा, गैस्प कब करता है बच्चा? जब अच्छे से खुद से सांस नहीं ले पाता तब बच्चा गैस्प करेगा। जब बच्चा गैस्प करेगा तो अपने को ऑक्सीजन तो देनी ही है। यस, तो ऑक्सीजन तो अपने को देनी ही है, बिल्कुल। इससे अच्छा और कुछ ऑप्शन हो सकता है क्या? पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। यस, उसको आप एम्बू करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। गैस्प करने के बाद में जो ऑक्सीजन की अगर सप्लाई बढ़ेगी एम्बू करने से, तो बच्चा जो है रिवर्ट हो जाएगा। मतलब इससे बढ़िया जो आंसर है ये है, क्योंकि इसके अंदर फ्री फ्लो जाएगा ऑक्सीजन का, इसके अंदर अपन कंट्रोल्ड देंगे, फोर्सफुल देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेंगे, एडीआर नहीं देंगे, क्योंकि हार्ट रेट तो 110 चल रहा है, अच्छा चल रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 25, न्यू बॉर्न रिमेन ब्रेडिकार्डिक, ब्रेडिकार्डिया है बच्चे को अभी भी, डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, मतलब अपन ने वेंटिलेशन कर दिया बच्चे को, उसके बावजूद बच्चे का क्या है? ब्रेडिकार्डिया चल रहा है। अच्छा, वेंटिलेशन भी कर दिया और चेस्ट कंप्रेशन भी कर दिया अपन ने। यस, चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन कर दिया है अपन ने। कब तक? 60 सेकेंड तक। उसके बावजूद बच्चे का फिर से अपने रीअसेस किया, क्या हार्ट रेट स्टिल क्या आ रहा है? लेस देन 60 आ रहा है। तो अपने को मैंने बताया था आपको इंजेक्शन एडीआर देना है। मैंने आपको उस दिन बताया था अपने को क्या करना है नेक्स्ट, द ड्रग इज एट्रोपिन। नहीं, हार्ट, देखिए आप नोट लगा के लाल पेन, पीले पेन, हरे पेन, जिस पेन से आपकी इच्छा हो उस पेन से लिख लीजिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, एट्रोपिन का सीपीआर के अंदर कोई रोल नहीं है, न तो अडल्ट के अंदर रोल है, न इसके अंदर नियोनेटल रिसक्सिटेशन के अंदर है। ओनली एडीआर इंडिकेटेड, ओनली एडीआर इंडिकेटेड, केवल और केवल एडीआर का यूज करना है, ठीक है। तब उस दिन मैंने आपको जब नियोनेटल रिसक्सिटेशन के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अपने को, उसके बाद में क्या ड्रग देनी है? एडीआर। यस, क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए पढ़ते हैं। द प्रिफर्ड रूट फॉर गिविंग द एडीआर, एडीआर को देने का जो प्रिफर्ड रूट है नियोनेटल रिसक्सिटेशन के अंदर वो कौन सा है? मैंने आपको उस दिन बताया था प्रिफर्ड जो रूट है वो कौन सा रूट है? आईवी रूट होना चाहिए। आईवी रूट इज द फास्ट एक्टिंग रूट होता है। दूसरी चीज, आईवी एक्सेस कहाँ लेना है? बच्चा है, न्यू बोर्न है, अभी बच्चा जन्म हुआ है, बच्चे का वेट ही 2 किलो 2.5 किलो है, तो बच्चा को अपन आईवी एक्सेस कहाँ लगेंगे? पेरिफेरल में? नहीं। स्काल्पेल में? नहीं। कहाँ लगाएंगे फिर? मैंने आपको बताया था नियोनेट है, नियोनेट का मतलब बच्चा अभी जन्म लेके, बर्थ लेके अभी जस्ट आया है। बच्चे के अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो बचा हुआ जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्टंप। स्टंप अभी भी क्या है? पल्सेटाइल है, उसके अंदर अभी भी पल्स आ रही है, वो पेटेंट है। उसके अंदर अपने को अम्बिलिकल वेन के अंदर लगाना है। अम्बिलिकल वेन का जो डायमीटर होता है बहुत अच्छा डायमीटर होता है। अपने को उसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड कैथेटर लगाना है। फिर से बोल रहा हूँ, आईवी कैनुला नहीं लगाते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कैथेटर लगाते हैं। उसी से अपने को एडीआर देना है, उसी से अपने को फ्लूइड देना है, और भी कोई ड्रग देनी है तो उसी से देनी है। इमरजेंसी के अंदर सबसे बेस्ट जो नियोनेट्स के अंदर जो रूट होता है वही होता है। समझ में आई? तो आईवी रूट इसका आंसर जाएगा। अल्टीमेटली वो रूट कौन सा है? आईवी रूट। यस, क्वेश्चन नंबर 27, द टारगेट ऑक्सीजन सेचुरेशन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। मैं ये सबसे एक नॉर्मल क्वेश्चन है ये, इसका जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये नॉर्मल जो वाइटल्स हैं बच्चे के, जब वाइटल साइन में आपको पढ़ाऊंगा उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जस्ट बच्चा अभी क्या हुआ है, इमीडिएटली का मतलब जस्ट अभी का अभी जो बच्चा जैसे जन्म हुआ है, जन्म होने के बाद में तुरंत बाद में बच्चे का सेचुरेशन अपने को कितना टारगेट करना है? 60 to 65, 80 to 90
और 95 टू 100 या 50 टू 55। देखिए मोस्टली आप लोगों में से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो 100 होता है, 95 से नीचे जाते ही हाइपोक्सिया अपन काउंट करने लग जाते हैं, ऑक्सीजन का सेचुरेशन डाउन होने लग जाता है। इसका मतलब आप लोग तो यही समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप गलत हो। इसका आंसर ये नहीं है, ये तो कतई आंसर इसका नहीं है। बच्चे ने भी जस्ट जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद में बच्चे के लंग्स एकदम से तुरंत हैंड टू हैंड फंक्शनिंग करने लगेंगे, लेकिन उनको ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज करने में थोड़ा तो अडेप्टेशन में टाइम लगेगा ना। बच्चा जैसे क्राई करेगा, बच्चे के लंग एक्सपांड कर जाएंगे, लंग एक्सपांड होते ही गैस का एक्सचेंज चालू हो जाएगा। लेकिन जो है सेचुरेशन जो 95 टू 85 आने में कम से कम 5 मिनट का तो समय लगता है। समझ में आई मेरी बात? तो विद इन 1 मिनट या 2 मिनट के ऊपर जो सेचुरेशन रहता है वो कितना रहता है, 60 टू 65। नॉट सेट 7 या नॉट सेट 8 का क्वेश्चन है ये, नॉट सेट 8 का एक शायद या 7 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये पूछा गया था कि बच्चे का इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है सेचुरेशन कितना होता है। इसके बाद में अगर हर मिनट ये होता है 8 बर्थ, इसके बाद में सेकेंड मिनट, थर्ड मिनट, फोर्थ मिनट, फिफ्थ मिनट, 5-5 मिनट के ऊपर कितना होगा। देखिए 8 बर्थ के ऊपर मैंने बताया था आपको 60 टू 65। अब इसके अंदर सबके अंदर 5-5 जोड़ना है, हर 1 मिनट के अंदर 5-5 बढ़ जाएगा, 65 टू 70, 70 टू 75, 75 टू 80, और 5 मिनट के ऊपर 80 टू 85, और 10 मिनट के ऊपर मोर देन 90। समझ में आएगी नहीं यही बात? तो ये इसका बेस्ट आंसर जाएगा ए। यस, क्वेश्चन नंबर 28। अम्बिलिकल आर्टरीज अराइज फ्रॉम विच वेसल इन द फिटस। यस, अम्बिलिकल आर्टरी कहाँ से अराइज होती है? मैंने जब आपको फिटल सर्कुलेशन समझाया था, जो फिटस से जो ब्लड जो रिटर्न करता है वो किसके द्वारा होता है? अम्बिलिकल आर्टरीज के द्वारा। लेकिन अम्बिलिकल आर्टरी जो कहाँ से अराइज हो रही है, मैंने आपको बताया था। यस, कौन सी आर्टरीज? इंटरनल इलियक आर्टरीज, इंटरनल इलियक आर्टरीज। इंटरनल 2 इलियक आर्टरीज होती है, दोनों आर्टरीज फिर आगे जाकर के अम्बिलिकल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है, अम्बिलिकल आर्टरी से आगे जाकर के वो प्लेसेंटा के अंदर अटैच हो जाती है। तो बेस्ट आंसर इज इंटरनल इलियक आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 29। क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस का जब क्लोज हो जाएगा आफ्टर द बर्थ के बाद में, अकर मेनली ड्यू टू, ये किस कारण से होता है? देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीजन नहीं। देखिए आपको सबसे पहले समझाता हूँ इसमें फंडामेंटल होता क्या है। अपन एक अलग स्लाइड लेते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, इधर जो यूनाइट हो रहा है डक्टस आर्टरियोसस। ये है डक्टस आर्टरियोसस, इधर जो जा रहा है ये क्या कहाँ जा रहा है? लंग्स। कौन सा है ये? लंग्स। इधर को जो जा रहा है वो किस में जा रहा है? बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? अओर्टा। इनडायरेक्टली वैसे नहीं निकलती, ऐसे आर्च ऑफ अओर्टा वगैरह, डिसेंडिंग अओर्टा वगैरह निकलती है। मैंने आपको समझने की दृष्टि से आपको ये ऐसा समझाया है। देखिए डक्टस आर्टरियोसस के अंदर मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, ऐसे वन वे वाल्व होते हैं, वन वे वाल्व होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, जो बिफोर बर्थ, अब देखिए बिफोर बर्थ मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताई थी, राइट साइड ऑफ हार्ट। डोमिनेंट होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, किससे? सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस से। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था आपको फीटस डिपेंड ऑन प्लेसेंटा फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए। चौथी चीज़ मैंने आपको बताई थी, डक्टस आर्टरियोसस क्या होता है? ओपन होता है जो इसका संटिंग होता है
राइट टू लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, ये उस दिन मैंने आपको समझा दिया था। अब देखिए आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ क्या होता है, लेफ्ट साइड का डोमिनेंट होगा, पहला चेंजेस तो क्या होगा, लेफ्ट साइड हार्ट डोमिनेट, ठीक है। दूसरा इंक्रीज लेफ्ट साइड प्रेशर, जाहिर सी बात है जिस साइड का हार्ट डोमिनेट करेगा उसी साइड में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज उसमें जो चेंजेस आती हैं, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि लंग्स की ओपनिंग हो जाएगी, लंग्स की ओपनिंग हो जाएगी, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस तो जो है जो ही है, इसके कंपैरिजन में इसका वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चौथी चीज देखिए, डक्टस आर्टेरियोसस जो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। पांचवी चीज देखिए, जो फिटस है, डिपेंड ऑन अपॉन लंग फॉर O2, लंग्स के ऊपर डिपेंड हो जाता है। ये 5 चेंजेस मैंने आपको उस दिन भी आपको समझाए थे। अब देखिए डक्टस आर्टेरियोसस जो है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डक्टस आर्टेरियोसस है ये जो क्लोज हो रहा है या जो ओपन रह रहा है, क्यों रह रहा है। मैंने आपको उस दिन समझाया था, राइट साइड का हार्ट डोमिनेंट है, राइट साइड का हार्ट डोमिनेंट तो प्रेशर इधर से आएगा, इधर को खून चला जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट साइड के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, इसके अंदर साइड में प्रेशर कम है। तो वाल्व ऐसे रहते हैं, इधर से प्रेशर आया, वाल्व खुल गए, पानी उधर गया, ब्लड उधर गया, फिर वाल्व क्लोज हो गए, फिर प्रेशर आया, फिर खुल गए, ऐसे ही। लेकिन जैसे जो है ये डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज कब होता है, देखिए इसके बाद में जो है डक्टस आर्टेरियोसस जो है, मैं आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में बता देता हूँ। डक्टस आर्टेरियोसस जो है क्लोज जस्ट आफ्टर बर्थ। मैंने आपको उस दिन इसके 3 कारण बताए थे। पहला कारण बताया था पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंस जो होता है बिफोर बर्थ कम होता है, और आफ्टर बर्थ जो है बिफोर बर्थ ज़्यादा होता है, आफ्टर बर्थ कम हो जाता है। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो जैसे सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा, ऐसे वाल्व रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो है पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, PVR, ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और इधर का जो इधर की जो है ब्लड की इधर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड मैंने आपको बताया था अभी आफ्टर बर्थ जो है लेफ्ट साइड का डोमिनेट करेगा, तो इधर का इधर प्रेशर आएगा, तो ये आपस में वाल्व वैसे कैसे अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे, तो एक तरीके से पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाएगा। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया था इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन। जैसे ही बच्चा खुद के लंग्स को काम मिलेगा, ये किस में जा रहा है, ब्लड लंग्स में जा रहा है, लंग्स में जाएगा तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन बढ़ेगा तो जो है ये कैसा होगा, स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। ये एम ऐसे लिखा है, इसका मतलब मसल्स है, कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है। जिसकी जो स्मूथ मसल्स है ये क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तीसरा जो है चेंजेस क्या होगा, देखिए तीसरा चेंजेस क्या होगा, PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 नॉट रीच टू डक्टस आर्टेरियोसस। अम्बिलिकल आर्ट जो PGE2 कहाँ से आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जिसको बोलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्लेसेंटा रिलीज करती है ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन, जो आपस में कनेक्शन सब कुछ पेटेंट है, तो डक्टस आर्टेरियोसस तक वो PGE2 जाता रहेगा और डक्टस आर्टेरियोसस खुला रहेगा। आफ्टर बर्थ क्या हो जाएगा, डक्टस जो अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प कर दिया, कट कर दिया। अब भले ही प्लेसेंटा भले ही बना रहा हो PGE2, लेकिन वो बच्चे तक तो नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि अपने कॉर्ड को क्लैम्प कट कर दिया। समझ में आ रही है। तो वो जब PGE2 जो डाउन हो जाएगा आफ्टर बर्थ, तो क्या हो जाएगा, जो डक्टस आर्टेरियोसस को क्या करेगा, क्लोज करेगा। तो ये तीनों कारण मैंने आपको उस दिन समझाए थे। अब इसके अंदर क्वेश्चन समझते हैं। देखिए द क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसस, जो क्लोजर आया है डक्टस आर्टेरियोसस का आफ्टर बर्थ अकर्स मेनली ड्यू टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन, नहीं इंक्रीज होता है ऑक्सीजन, तो इंक्रीज इन ऑक्सीजन यस बिल्कुल होता है, एंड डिक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन यस, PGE2 मैंने आपको अभी समझाया था, तो ये सबसे बढ़िया आंसर है। इंक्रीज इन CO2 नहीं, ये तो गलत आंसर है। डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो नहीं, पल्मोनरी ब्लड फ्लो तो इंक्रीज होता है तभी तो PVR बढ़ेगा, PVR घटेगा। क्वेश्चन नंबर 30, यस ए न्यूबॉर्न बेबी हैज हार्ट रेट, यस क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान दीजिए इधर, ए न्यूबॉर्न बेबी हैज हार्ट रेट
70 बीट पर मिनट आफ्टर द बर्थ, बर्थ के बाद में अपने हार्ट रेट चेक किया 70 बीट पर मिनट आया, एंड इज नॉट ब्रीथिंग, बच्चा ब्रीथ नहीं कर रहा है, बच्चे ने ब्रीथिंग अभी तक चालू नहीं करी है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन क्या करेंगे? चेस्ट कंप्रेशन नहीं, चेस्ट कंप्रेशन अपन लेस देन अगर 60 होता तो अपन चेस्ट कंप्रेशन की तरफ जाते हैं। ऑक्सीजन बाई मास्क, यस ऑक्सीजन अपन दे सकते हैं, लेकिन बाई मास्क से मैंने आपको कितनी बार बताया अवॉइड करना है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करना है, एडीआर अपने को इतना जल्दी नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 31, आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ इफेक्टिव वेंटिलेशन हार्ट रेट इंक्रीज फ्रॉम 60 टू 90 बीट पर मिनट। यस, ये अगर 60 टू 90 बीट पर मिनट अगर हार्ट रेट आई है, इसका मतलब आप जीडीसी के अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, इसीलिए आपको इतना नॉलेज होगा कि 60 टू 90 बीट पर मिनट अगर चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन के बाद में अगर हार्ट रेट बढ़ रही है तो मतलब अच्छी बात है। इट इज द गुड इंडिकेटर ऑफ गुड सीपीआर ऑफ ए गुड नर्स। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्या करना है अपने को? बस सपोर्ट करना है, और क्या? स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन नहीं, चेस्ट कंप्रेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं करने हैं, केवल अपने को क्या करना है इनिशियली बस जो था अपन जो कर रहे थे वेंटिलेट करना है और सपोर्ट करना है। कंटिन्यू वेंटिलेशन बिल्कुल करना है, कंटिन्यू वेंटिलेशन, एडीआर नहीं देना है, स्टॉप रिसैचुरेशन नहीं, इतना जल्दी स्टॉप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फिटल स्ट्रक्चर कैरीज द मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड? सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को है वो कौन कैरी करती है? अम्बिलिकल आर्टरी नहीं, अम्बिलिकल वेन नहीं। इसकी किसकी बात कर रहे हो? देखिए, मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फिटल स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर फिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन जो रहता है, मैंने आपको बताया था अम्बिलिकल वेन, जो ये आपकी प्लेसेंटा ही, प्लेसेंटा से ये आपके फिटस के अंदर, ये आपका फिटस, बहुत अच्छा फिटस बनाया मैंने, बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू। आप मन ही मन में मुझे थैंक यू दे रहे होंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो ये ब्लड प्लेसेंटा से फिटस की तरफ जा रहा है, इस ये कौन लेके जा रही है? अम्बिलिकल आर्टरी। यहाँ पे 100% ऑक्सीजन जा रही है इसके अंदर, तो ये सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ होगा? अम्बिलिकल वेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल ब्रेडिकार्डिया। नियोनेटल ब्रेडिकार्डिया का मतलब डिक्रीज हार्ट रेट कम हो गई है ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन। रिसक्सिटेशन के अंदर अगर अपने को रिसक्सिटेट का मतलब क्या कर रहे हैं? बच्चे को अपन सीपीआर लगा रहे हैं, लेकिन बच्चे का जो स्टिल हार्ट रेट अगर गिरता जा रहा है, इसका मतलब जो उसका सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है? हाइपोथर्मिया बिल्कुल हो सकता है, हाइपोक्सिया बिल्कुल हो सकता है, हाइपोक्सिया की वजह से भी जो है बच्चे का हार्ट रेट गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया बिल्कुल हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया से इतना जल्दी नहीं गिरेगा, एसिडोसिस से भी इतना जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इन दोनों में से अपने को जो है बच्चे का जो हार्ट रेट दोनों में से गिर सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर है हाइपोक्सिया। जितना ज़्यादा बच्चे को हाइपोक्सिया होता जाएगा उतना जो है मसल्स थकती जाएंगी, मसल थकती जाएंगी तो उतना ही बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और मसल एक टाइम पे जाकर के धीरे 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 वीक होती होती ब्रेडिकार्डिया के अंदर चली जाएगी। तो सबसे बेस्ट आंसर है बी। यस, क्वेश्चन नंबर 34, इन फीटल सर्कुलेशन ब्लड बाईपास द लंग्स मेनली थ्रो। जो है ये मैंने आपको बताया था फिटस, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये यहाँ से इधर को किधर जा रहा है? लंग्स, इधर किधर जा रहा है? बॉडी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फीटल सर्कुलेशन ब्लड बाईपास द लंग्स मेनली थ्रो। ब्लड जो है बाईपास कर रहा है किसको? लंग्स में नहीं जा करके किस में जा रहा है? बाईपास कर जा रहा है, इधर ही पहले मुड़ जा रहा है। तो कौन है ये स्ट्रक्चर? यस, फोरामेन ओवले नहीं, बिल्कुल नहीं। डक्टस आर्टरियोसस ओनली, यस डक्टस आर्टरियोसस ओनली, बिल्कुल डक्टस आर्टरियोसस से ही होता है। और दूसरा फोरामेन ओवले एंड डक्टस आर्टरियोसस, ये तो और अच्छा आंसर है। देखिए डक्टस आर्टरियोसस जैसा है, ये होता है फोरामेन ओवले। यहाँ पे फोरामेन ओवले से भी जो है ब्लड इधर को इधर जाता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम। अब जब राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा तो मतलब आगे जाने के लिए ब्लड ऑलरेडी कम पड़ गया। ये तो इसने तो डायरेक्टली बाईपास कर दिया लंग्स को। इधर भी क्या हो रहा है? राइट साइड से लेफ्ट साइड को ब्लड जा रहा है, मतलब लंग्स के अंदर ब्लड पहुंचने से पहले ही ब्लड किधर कहीं और चला जा रहा है, तो ये शंटिंग हो जा रही है। तो ये तो और अच्छा आंसर है। डक्टस वेनोसस नहीं, ये तो आंसर नहीं है। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर करती है, लेकिन इन दोनों को अगर मिला करके आंसर देंगे तो सबसे बढ़िया आंसर रहेगा अपना ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35,
आफ्टर बर्थ इंक्रीज इन पल्मोनरी ब्लड फ्लो कॉजेज क्लोजर ऑफ। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, मैं फिर वही स्ट्रक्चर बनाता हूँ, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना स्ट्रक्चर बना करके, जितना आप डायग्राम बना करके समझेंगे उतना आपके लिए इजीली होगा समझना। देखिए अब ये क्या कह रहा है, आफ्टर बर्थ इंक्रीज इन द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाएगा, तो आफ्टर बर्थ होगा क्या, आफ्टर बर्थ क्या होगा, पीवीआर कम हो जाएगा, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि लंग्स फंक्शनिंग, बिकॉज लंग स्टार्ट टू फंक्शन। जैसे ही लंग्स ने फंक्शन स्टार्ट किया तो पीवीआर कम हो जाएगा, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आई? तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो, ये क्या करेगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लंग्स। ब्लड फ्लो किसके अंदर इंक्रीज करेगा, लंग्स के अंदर। ये जो है किसको क्लोज कर देगा, देखिए पहले ब्लड जो है लंग्स में जा नहीं रहा था, ठीक है, अब अगर ब्लड लंग्स में जाने लग गया तो किसको क्लोज करेगा, डक्टस वेनोसस को? नहीं, डक्टस वेनोसस का तो इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। फोरामेन ओवले, बिल्कुल फोरामेन ओवले क्लोज करेगा। क्यों, क्योंकि ब्लड जो है पहले राइट साइड का हाथ डोमिनेट था, लेफ्ट साइड में प्रेशर कम था तो ब्लड इधर को इधर जा रहा था, इधर से इधर। लेकिन अब जैसे ब्लड आगे को जाने के लिए अगर रास्ता बन गया तो ब्लड इधर नहीं जाएगा, ये इधर को जाएगा, तो फोरामेन ओवले क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। डक्टस आर्टरियोसस भी क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन डक्टस आर्टरियोसस इस ऑप्शन में नहीं है, तो अपने का जो बेस्ट आंसर जाएगा फोरामेन ओवले जाएगा, अम्बिलिकल वेन नहीं जाएगी, पोर्टल वेन नहीं जाएगी। अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो अपन दोनों का आंसर लगाते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंज आफ्टर बर्थ। मैंने आपको उस दिन जो बताई थी, सीक्वेंस बताई थी, जो सबसे पहला जो चेंजेज होता है वो क्या होता है। देखिए क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस, नहीं, सबसे पहले तो ये नहीं होता है। फर्स्ट ब्रीथ एंड लंग्स एक्सपांसन, यस, सबसे पहला जो फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, ये जो डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस वेनोसस वगैरह जो सब क्लोज होंगे। लेकिन ये सबसे जो अम्बिलिकल कॉर्ड अपन जैसे क्लैंप करेंगे, कट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो क्लोजर होंगे ये सब बाद में होंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा ब्रीथिंग स्टार्ट करेगा, तो सबसे अच्छा स्टेप जो रहेगा, सबसे पहला स्टेप रहेगा इनिशियल ब्रीथ एंड लंग एक्सपांसन। क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवले नहीं, क्लोजर ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं अपन। न्यूबॉर्न बेबी हैज म्यूकोनियम स्टेन लिकर, म्यूकोनियम स्टेन ले लिया उसने, बट इज क्राइंग, बच्चा क्राई कर रहा है, एक्टिव है, इसका मतलब विग्रस बेबी है। व्हाट इज द करेक्ट मैनेजमेंट, बच्चे का करेक्ट मैनेजमेंट क्या है। अब देखिए तीसरा स्टेप, तीसरा इसके अंदर अपने को हार्ट रेट भी दे रखा होता है। अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है वही होता है जिसके अंदर अपने को बच्चा विग्रस बेबी होता है। क्राई कर रहा है, एक्टिव है, मतलब बच्चा अच्छा है, विग्रस है, ठीक है। तो अपने को नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करना है, देखिए इमीडिएट इंट्यूबेशन तो नहीं करते अपन, ट्रैकियल सक्शनिंग तो अवॉइड करनी है, रूटीन केयर, यस रूटीन केयर करनी है अपने को, सक्शन करना है, स्टिमुलेट करना है, बस ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत नहीं है। यस, क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू न्यूनेटल रिसक्सिटेशन प्रोग्राम NRP गाइडलाइन, द गोल्डन मिनट रेफर्स टू, गोल्डन मिनट क्या होता है। गोल्डन मिनट जो बच्चे का जो है फर्स्ट मिनट होता है उसको अपन गोल्डन मिनट बोलते हैं, जिसके अंदर जीने मरने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसका नाम दिया गया गोल्ड। गोल्ड खरीदते वक्त या तो आप जीते हो तो मर जाते हो, और अगर नहीं खरीदा तो मरते मरते जी जाते हो, वही वाली बात है। क्यों, क्योंकि वो गोल्ड है। इसी तरीके से गोल्डन मिनट वो होता है जिसके अंदर बच्चे का जो है, मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर जीने मरने के जो चांस है वो सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट मिनट वो होता है। यस, ऑप्शन ए, फर्स्ट मिनट आफ्टर द कॉर्ड क्लैंपिंग, कॉर्ड क्लैंपिंग के बाद के फर्स्ट मिनट को नहीं बोलते हैं अपन। टाइम टू इस्टेब्लिश स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, नहीं, इसके अंदर तो मान लो 10 मिनट लग गए तो उसमें नहीं, गलत बात। टाइम टू इनिशिएट वेंटिलेशन विद इन द 60 सेकेंड आफ्टर द बर्थ, जैसे अपने को CPR करना है, बच्चे को 1 मिनट के अंदर अंदर आपको पहचान लेना है कि बच्चे को CPR की जरूरत है या नहीं है। अगर बच्चे की CPR की जरूरत है तो आप विद इन 1 मिनट अगर आप उसको CPR चालू कर देंगे तो वो बच्चे का गोल्डन मिनट हुआ, जिसके अंदर जीने मरने की जो उम्मीद है बच्चे की जग गई है, कि अगर बच्चा मर जाता है लेकिन आपने CPR करके बचा लिया। क्यों, क्योंकि आपको पता है, आपने GDC से स्टडी किया था जिसमें आपको दिनेश सर ने समझाया था कि गोल्डन मिनट का मतलब आपको जो बच्चा जन्म लिया है, जन्म लेने के तुरंत बाद में आपको बच्चे को पहचान लिया कि बच्चे को तो तुरंत CPR की जरूरत है, और आप दिनेश सर के स्टूडेंट हो, दिनेश सर के द्वारा ट्रेंड नर्स हो, तो आपने इनिशिएट कर दिया CPR और बच्चा सर्वाइव कर गया, तो वो होता है गोल्डन मिनट। आ गई बात समझ में। तो
तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। टाइम टू स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, ये तो और गलत आंसर है, सीपीआर होता तो बढ़िया आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 39, इन ए न्यूनेटल रिसक्सिटेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल वेंटिलेशन। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, एक क्वेश्चन आया था जब जो सीपीआर लगा रहे हैं वो इफेक्टिव हुआ है नहीं हुआ, उसका सबसे बेस्ट रिस्पॉन्सिव जो था वो कौन, जो अपने को आइडेंटिफिकेशन था वो कैसा था, हार्ट रेट। अब आया कि वेंटिलेशन आपने बहुत अच्छे से किया है, इसका भी कैसे पता पड़ेगा अपने को। मैंने जब आपको सीपीआर पढ़ाया था तब आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि अपने को बार बार हार्ट रेट असेस कर रहे हैं, भले अपन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कर रहे हैं, लेकिन बाद में अपन उसका ब्रीथिंग कभी भी अपने असेस नहीं किया। अपन ने क्या असेस किया, हार्ट रेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, हार्ट रेट बढ़ा है तो इसका मतलब वेंटिलेशन अच्छा है। तो हार्ट रेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इंडिकेटर है किसका, नियोनेटल रिसक्सिटेशन के अंदर। इंप्रूवमेंट इन स्किन कलर, ये तो बिल्कुल नहीं है। राइज इन ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये नहीं है। इंक्रीज इन हार्ट रेट, बहुत बेस्ट आंसर है। ये नहीं है कि इसका मतलब कि चेस्ट कंप्रेशन अपन वेंटिलेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि चेस्ट जो है वो अगर अप डाउन मूवमेंट होने लग गया तो इसका मतलब जो है वेंटिलेशन अच्छा है, नहीं। आपको केवल हार्ट रेट देखनी है, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 40, द रिकमेंडेड आईवी डोज ऑफ एडीआर इन ए न्यूनेटल रिसक्सिटेशन। एडीआर का जो है, एडीआर का मतलब एड्रेनलिन का जो अपन को डोज बताया था मैंने आपको, ये जो है अवेलेबल होता है 1:1000 में, 1000 में। इसको अपने को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करना है 1:10,000 में, फिर अपने को एडीआर देना है, ठीक है। अब एडीआर जो देना है 0.012 0.03 mg पर kg, ये बिल्कुल सही आंसर है। 0.1 नहीं होता, ये नहीं होता है, ये तो ज़्यादा हो जाता है, ये तो बहुत कम हो जाता है, ये भी ज़्यादा हो जाता है। नियोनेटल के अंदर 0.1 to 0.3 mg पर kg के अंदर अपने को हिसाब से देना है। इसको डाइल्यूट करने के लिए अपन ये आता है, एडीआर आता है 1:1000 के अंदर। अमाउंट इसके अंदर अगर देखें अपन 1 ml आता है, कितना ml, 1 ml। 1 ml एडीआर प्लस 9 ml NS आपको मिक्स कर लोगे, टोटल 10 ml हो जाएगा। 10 ml में से अपने को इस हिसाब से डोज कैलकुलेट करके देना है। आप जीडीसी के अंदर दिनेश सर से पढ़े हुए हो, आपको ये पता होना चाहिए एडीआर को डाइल्यूट 10,000 में करना कैसे है। 1 ml एडीआर आता है, वो किसके अंदर आता है, 1:1000 के अंदर तो ऑलरेडी आता है कंपनी से। अपने को 10,000 में डाइल्यूट करना है तो 9 ml NS उसके अंदर मिक्स करना है। आई बात समझ में। एट्रोपिन जो होता है वो 0.6 mg आता है, कितना mg आता है, 0.6 mg, ठीक है। नेक्स्ट, एट्रोपिन और एडीआर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ड्यूरिंग द नियोनेटल रिसक्सिटेशन। सबसे ज़्यादा जो फेलियर का कारण है किसका, वेंटिलेशन का। अब आपने बच्चे को वेंटिलेट किया, लेकिन आपने मास्क अच्छे से नहीं लगाया, आप इधर से वेंटिलेट कर रहे हो, बच्चे की हवा इधर से लीक हो जा रही है, कभी ऊपर से लीक हो जा रही है, तो इसका मतलब सबसे जो वेंटिलेशन अच्छा होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आ रही है। तो मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम पढ़ेंगे तो लेरिंगोस्पाज्म नहीं होता है। इनकरेक्ट मास्क सील, यस, मास्क को अपने अच्छे से अगर पोजिशन नहीं किया है तो उसका मतलब जो है वेंटिलेशन अच्छे से नहीं होगा, न्यूमोथोरैक्स भी नहीं होगा, कंजेनिटल हार्ट डिजीज भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 42, डिस्पाइट 30 सेकंड ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, आपने कितना किया, 30 सेकंड तक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कर लिया, जो इनिशियल जो है स्टेप्स दे रहे, जो इनिशियल स्टेप के बाद में जो आपने कर लिया। 60 सेकंड ऑफ चेस्ट कंप्रेशन भी आपने कर लिया, ठीक है। हार्ट रेट कितना आ गया, 50 बीट पर मिनट। अब आपने क्या किया, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन लेस देन आपने हार्ट रेट देखा, सबसे पहले 100 था, फिर आपने क्या किया, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किया, कितने मिनट तक किया, 30 सेकंड तक। फिर आपने क्या किया, रीअसेस किया, फिर भी हार्ट रेट कितना आ गया, लेस देन 60 आ गया। फिर आपने क्या किया, चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन किया, 3:1 के रेशो में किया, कितने मिनट तक किया, 60 सेकंड तक। अब इसके बाद में फिर आपने रीअसेस किया, तो फिर स्टिल हार्ट रेट कितना आ गया, लेस 50। हार्ट रेट अभी कितना आ रहा है, 50। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंजेक्शन एडीआर देना है। इसके बाद में मैंने बताया था आपने को इनिशियली एक बार तो ऐसे ही चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन करके देखना है विदाउट एडीआर, ताकि बच्चा खुद से रिस्पॉन्ड कर जाए, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्ड कर जाए। अगर नहीं करे, 1 मिनट के बाद में अपने को रीअसेस करके देखना है तुरंत। अपने को अगर अपने को बच्चा अगर लेस देन अगर 50 बीट या 60 बीट पर मिनट से कम मिले तो अपने को एडीआर देना है 0.01 to 0.023
mg पर kg के हिसाब से, ठीक है। तो इसका अपन नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो क्या देंगे अपन, ADR। यस, क्वेश्चन नंबर 43, उसका तो आंसर ही पता पड़ गया आपको। टर्म न्यूनेट, कौन सा बच्चा है, टर्म न्यूनेट रिक्वायर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एट बर्थ, व्हाट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन शुड बी यूज्ड इनिशियली। मैंने आपको बताया था बच्चे के अंदर जो अपने को CPR इनिशिएट करना है अनलेस अंटिल, जब तक कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन नहीं है, जैसे रेस्पिरेटरी के अंदर जैसे मान लो ARDS वगैरह है उसको, या फिर जो सर्फेक्टेंट है उसकी कमी है, या कोई एलोलाई या फिर लंग के अंदर एप्लेसिया वगैरह है, किसी प्रकार की कोई जो माल फंक्शनिंग मतलब जो माल फॉर्मुलेशन वगैरह है, अगर वो लगता है अपने को, तो अपने को ऑक्सीजन का जो सपोर्ट देना है। बाकी जो CPR करते हैं अपन रूम एयर के ऊपर करते हैं, रूम एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है। आप लोगों को जब 10th क्लास के अंदर साइंस पढ़ाई होगी, अगर मेरे जैसे अच्छे टीचर ने पढ़ाई होगी तो आप लोगों को उस टाइम पे बताया होगा एनवायरनमेंट के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, जो दुनिया के अंदर पेड़ कटने के कारण धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसलिए मैं भी आपसे GDC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कम से कम सक्सेस होने के बाद, अभी तो नहीं, अभी तो आपके पास समय कम है, आप आपके खुद के करियर की तैयारी कीजिए। जान है तो जहान है, जिस दिन आपके जान और जहान दोनों बच जाए तो फिर इस जहान को बचाने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी है। कम से कम आपको जितने आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं उतने आपको पेड़ कम से कम लगाने हैं और उनकी केयर करनी है, ताकि ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल बढ़े, जो इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन और ग्रीनरी बढ़े, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज हो, ठीक है। ये मेरे और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, आपके और मेरे बच्चों के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 44, इन नियोनेटल रिसक्टेशन ड्रग्स आर प्रिफरेबली एडमिनिस्टर थ्रू द पेरिफेरल वेन, नहीं बिल्कुल नहीं, अम्बिलिकल वेन बिल्कुल, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी नहीं, इंट्राओसियस रूट नहीं। ये तो बहुत सिली क्वेश्चन था। यस, क्वेश्चन नंबर 45, द रिकमेंडेड वेंटिलेशन ड्यूरिंग द बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इन द न्यूबॉर्न। आपको पता है चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का जो रेशो है 30:3:1 का रेशो रहता है, या अपन इसको 90:30 बोलते हैं। टोटल 120 इवेंट होते हैं। समझ में आएगी नहीं बात। देखिए, तो अपने को जो वेंटिलेशन करना है कितना करना है, 30 तो करना ही है एटलीस्ट। तो 20 तो 30 के अंदर 20 बहुत कम आ जाता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये ज़्यादा बेस्ट आंसर है। 30 तो कम से कम करना ही है, 1-2 ज़्यादा कर दो तो और अच्छी बात है। तो ये इसका गलत आंसर दे रखा है स्लाइड के अंदर। इसका करेक्ट आंसर 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट होगा। जो वेंटिलेशन का जो करेक्ट जो स्टेप्स रहता है 30 to 40 बीट पर मिनट, ये गलत दे रखा है 60 बीट पर मिनट तक, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। यस, क्वेश्चन नंबर 46, द हेड ऑफ द न्यूबॉर्न ड्यूरिंग द वेंटिलेशन शुड बी प्लेस्ड इन। हेड को जो है मैंने आपको उस दिन बताया था, आपको स्लीपिंग पोजीशन के अंदर रखना है। मैंने आपको उस दिन बताया था नियोनेटल रिसक्सेशन के अंदर सबसे पहले आपने बच्चे को रिसीव किया, बच्चे को रिसीव करते ही तुरंत आपको जो ऑलरेडी प्रेम वार्म टॉवल है उसके अंदर आपको रखना है, बच्चे को ड्राई करना है। ड्राई करने के तुरंत बाद में आपको रेडिएंट वार्मर पे शिफ्ट करना है। कहाँ पे? रेडिएंट वार्मर के ऊपर। रेडिएंट वार्मर के ऊपर जाकर के आपको असेसमेंट भी वही करना है, इंटरवेंशन भी वही करना है। तो वहाँ पे आपने देखा कि बच्चे का जो है हार्ट रेट वगैरह ज़्यादा कितना है, कम है, ज़्यादा है, फिर आपने को लगा कि आपने को CPR देना है। तो CPR देना है तो उसके लिए पोजीशन देनी है सबसे पहले। तो आपको मैंने उस दिन बताई थी स्नीपिंग पोजीशन सबसे बढ़िया पोजीशन होती है बच्चों के लिए। तो स्नीपिंग पोजीशन सबसे अच्छी पोजीशन है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेकिया एंटीरियर और ट्रेकिया पोस्टीरियर फेरिंग्स और लेरिंग्स। वाई ये क्यों होती है? क्यों? बिकॉज इट दिस पोजीशन अलाइन babies posterior pharynx, larynx and trachea इन ए लाइन, एक लाइन के अंदर अरेंज कर देती है पोस्टीरियर फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया को, ताकि बच्चा जो है अच्छे से ब्रीथ कर पाए। क्वेश्चन नंबर 47, वाइल गिविंग बैग एंड मास्क वेंटिलेशन द बेबीज चेस्ट इज नॉट राइजिंग। बच्चे का चेस्ट राइज नहीं कर रहा है। व्हाट इज द फर्स्ट करेक्ट स्टेप? MR सोपा के अंदर आपको बताया था मास्क की रिपोजिशन करनी है अपने को। तो इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नहीं,
इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन करने से कोई मतलब नहीं हो सकता है जो अपने को वेंटिलेट कर रहे हो वो एयर लीक कर रही है। तो एम आर सोपा मैंने आपको बताया था। एम फॉर मास्क की रिपोजिशन करनी है। दूसरा एम आर सोपा मैंने आपको उस दिन बताया था, MRSOPA। एम फॉर मास्क रिपोजिशन, आर फॉर बेबीज रिपोजिशन, बच्चे की गर्दन रिपोजिशन करनी है। हो सकता है बच्चे की गर्दन के अंदर हाइपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन कुछ और का हो, आपने को स्निफिंग न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करके रखनी है। एस फॉर सक्शनिंग, सक्शन करना है। ओ फॉर ओपन द माउथ, पी फॉर इंक्रीज प्रेशर, ए फॉर अल्टरनेटिव एयरवे। ये मैंने आपको सेकेंडरी स्टेप बताए थे। तो अगर बच्चे को अगर चेस्ट राइज नहीं कर रहा है तो अपने को क्या करना है, रिपोजिशन द हेड एंड चेक द मास्क सील। ये पहले दोनों स्टेप है, मास्क की जो है अपने को सील चेक करनी है और दूसरा रिपोजिशन द हेड, बच्चे का हेड का क्या रिपोजिशन करना है। चेस्ट कंप्रेशन से कोई मतलब नहीं है, एडीआर देने से भी हार्ट रेट जो हार्ट राइट चेस्ट राइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 48, थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज इनइफेक्टिव, बच्चे का अगर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन किया तो इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव आपको कैसे पता पड़ेगा कि बच्चे का जो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है इनइफेक्टिव है? क्योंकि बच्चे का आपने हार्ट रेट असेस करोगे, हार्ट रेट असेस करोगे तो स्टिल लेस देन 100 और लेस देन 60 मिलेगा आपको, डिस्पाइट द बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन बहुत अच्छे से तरीके से किया आपने, बच्चे की मास्क की सील वगैरह बच्चे अच्छे से मेंटेन करके रखी, फिर भी बच्चे का जो है सेचुरेशन नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे का क्या है कि जो इनइफेक्टिव जो है वेंटिलेशन हो गया। ठीक है, आपने वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स एमआर सोपा भी यूज़ कर लिया, उसके बाद भी जो है आपने देखा कि बच्चे का अभी भी इनइफेक्टिव एयरवे है। तो आपने को नेक्स्ट मैनेजमेंट मैंने बताया था सबसे लास्ट वाला, ए फॉर अल्टरनेट एयरवे। स्टॉप वेंटिलेशन तो नहीं करना है, इंक्रीज ऑक्सीजन नहीं करना है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, यस एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन बच्चे का क्या करना है, ए फॉर अल्टरनेट एयरवे। अल्टरनेट एयरवे के अंदर अपने को पता है बच्चे को इंट्यूबेट ही करना पड़ेगा, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन नहीं करना है। तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Which complication can occur due to excessive ventilation pressure with the एम्बू बैग? बच्चे को आपने एम्बू किया, एम्बू करने की वजह से आपने बहुत ज़्यादा एम्बू कर दिया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया, हो सकता है बच्चे को लंग रप्चर हो जाए, लंग रप्चर होने की वजह से निमोथोरेक्स वगैरह हो सकता है, ये उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। ब्रेडिकार्डिया तो नहीं होगा, हाइपोथर्मिया भी नहीं होगा, हाइपोग्लाइसीमिया का तो कोई रोल ही नहीं है, तो हो सकता है बच्चे को क्या हो जाए, निमोथोरेक्स हो जाए। Yes, last question of the day of your weekly test, first weekly test by pediatric teacher. The best technique to hold the mask during the neonatal resuscitation। बच्चे को अगर आप neonatal resuscitation कर रहे हो, आपने अडल्ट के अंदर देखा होगा दोनों हाथ से अपन अच्छे से सील करके रखते हैं, सी साइड में अगर पोजीशन को अपन पकड़ के रखते हैं, किसमें, अडल्ट में। लेकिन मैं आपका टीचर हूँ किसका, पीडियाट्रिक का, मैं आपको कौन सी चीज़ें बताऊंगा, पीडियाट्रिक्स की। तो पीडियाट्रिक्स के अंदर आपको जो नियोनेटल जो मास्क पकड़ना है, बच्चे का मुंह और मास्क दोनों इतना छोटा होता है कि आप आराम से एक हाथ से पकड़ना है, एक हाथ से अच्छे से टाइट सील, क्योंकि वो राउंड रहता है। बच्चे का जो नियोनेटल मास्क आपने देखा होगा तो वो कैसा रहता है, राउंड गोल रहता है, तो आपको अच्छे से एक हाथ से ही वन हैंड टेक्निक ही यूज देनी है। तो वन हैंड टेक्निक इज द बेस्ट फॉर दिस वेंटिलेशन। थैंक यू, ये था आपका वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन। आपने उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से टेस्ट को सीखा होगा, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी होगी। दूसरी चीज़, अगर आपको स्कोर करना है नॉर्सेट, आरआरबी, पीजीआई या कोई भी जो एग्ज़ाम आपने नर्सिंग का किसी भी स्टेट एचएस जो भी बाबा फरीद का है या फिर आपका हरियाणा स्टेट का है, कोई सा भी एग्ज़ाम, तो आपको ये देखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। इसके लिए आपको एक ही सॉल्यूशन है, जितने टेस्ट दोगे, जितना ध्यान से दोगे, जितना उनका रिवीजन करोगे टेस्ट का, उतना ही आपका नेगेटिव मार्किंग कम होगा। केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं चलेगा। अगर आपका नेगेटिव अगर आप कंट्रोल करते हो तो आप एग्जाम में खुद बहुत अच्छा स्कोर करोगे और बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से जीडीसी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से। ओके, थैंक यू।